नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में आई एक नई कार का। जी हां, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। तो क्या ये ग्रैंड विटारा सुजुकी के खेमे की बनेगी सितारा? आज इसी पर होगा हमारा फोकस। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे दो एक्सपर्ट, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और ऑटो एक्सपर्ट रणजॉय मुखर्जी। लेकिन उन एक्सपर्ट से बातचीत हो उससे पहले जरा देखें तो सही कि आखिर बाजार में क्या गाड़ी उतारी है मारुति सुजुकी ने, जिस ग्रैंड विटारा के इतने चर्चे थे वो असल में कैसी बनकर आई है। तो आइए देखते हैं मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। कुछ हाइलाइटर, कुछ बड़े फीचर आपको बताते हैं। एक तो ये कि पहली हाइब्रिड कार है कंपनी के बेड़े में। ये साइड प्रोफाइल आपको दिख रही है, अच्छी लग रही है। अभी फुटेजेस में भी आपको कार के और बढ़िया फुटेज दिखाएंगे। इधर वेंटिलेटेड सीट, हेड अप डिस्प्ले, माफ कीजिए, 360 डिग्री कैमरा। आमतौर पे अब इस कैटेगरी की कार में ये सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन मारुति ने भी दिए हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ जो अभी तक और गाड़ियों में नहीं मिल रही थी मारुति की, 6 एयरबैग, ABS, ESP, हिल होल्ड भी साथ में आएगा। इसके अलावा ग्रैंड विटारा में यहां इंपॉर्टेंट है, इंजन के 2 ऑप्शन है। हाइब्रिड इंजन 115 bhp की पावर देगा, नॉर्मल इंजन 1.5 लीटर का जो है वो 103 bhp की पावर देगा। माइलेज हाइब्रिड में दावा हो रहा है 27 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का ये माइलेज निकालेगी। नॉर्मल में आपको दे देगी 21 किलोमीटर प्रति लीटर का। मारुति की कारें अपने एवरेज के लिए जानी जाती है और इसमें आपको 4 ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे, ऑटो, स्पोर्ट, स्नो और लॉक। और ये है इस ग्रैंड विटारा के बड़े हाईलाइट्स। तो अब क्या ये ग्रैंड विटारा अपनी वो जगह बना पाएगी एक ऐसे सेगमेंट में, मिड साइड SUV सेगमेंट में, जहां पर ऑलरेडी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। हुंडई की क्रेटा जैसी कार खड़ी है, सेल्टोस जैसी गाड़ी खड़ी है। वहां पर क्या ग्रैंड विटारा अपने लिए एक नया स्थान, एक नई जगह बना पाएगी? तस्वीरें देखिए, दिखने में लुक्स बड़े शानदार हैं, क्लासी लुक्स कह सकते हैं। मारुति की दूसरी गाड़ियों से थोड़ी हटकर भी दिखाई दे रही है, एक इंप्रेशन छोड़ रही है गाड़ी, चाहे साइड प्रोफाइल हो, चाहे फ्रंट प्रोफाइल हो, चाहे पैक प्रोफाइल हो। तो मारुति ने एक पावर पैक गाड़ी तो निकाली भी है, फीचर्स हमने आपको बताए, लेकिन वही एक इतने कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में जहां पहले ही 2 गाड़ियों ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, क्या ग्रैंड विटारा अपनी जगह बना पाएगी, मारुति का सितारा साबित हो पाएगी? तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और रणजॉय मुखर्जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो टूटू साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। आपका पहला फर्स्ट इंप्रेशन क्या है गाड़ी के लिए? गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है एंड फॉर अ चेंज ये देखा गया है कि मारुति की तरफ से सारी आपको फीचर्स जो आजकल मॉडर्न गाड़ियों में मिलते हैं वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। यूजुअली दे आर द सेकंड पीपल टू डू इट। नॉर्मली देखा गया है कि Hyundai इज द फर्स्ट टू ऑफर ऑल द फीचर्स पॉसिबल एंड मारुति फॉलोज। तो अब की बारी तो मारुति ने नंबर मार लिया है एंड दे हैव कम आउट विद समथिंग रियली आउटस्टैंडिंग। अब आगे देखना है कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत क्राउड है ऑलरेडी, और आज ही आपको शायद ये भी पता लगा कि सिट्रॉन ने भी अपनी C3 लॉन्च की है एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस। सो इट इज़ नाउ दिस सेगमेंट इज़ बिकमिंग रियली क्राउडेड, जिसके अंदर आपको मारुति की है, इसके अंदर आपको टाटा भी मिल रही है, Hyundai भी मिल रही है एंड ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पर हैं वो सब आ रहे हैं। कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन टूटू साहब को गाड़ी पसंद आई है। यहां पर रणजॉय साहब, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा? नितिन, जब मैंने गाड़ी पहली बार देखा मेरे को लगा कि मतलब बहुत अरसे बाद मैं कह सकता हूं कि मारुति ने एक ऐसी प्रोडक्ट निकाली है जो सबको भाती है। और फीचर्स आप देखो, प्रेजेंस देखो, मतलब गाड़ी दिखने में भी ज्यादा बड़ी है, अंदर के फीचर्स बहुत बढ़िया है और फुल हाइब्रिड। इस सेगमेंट में मारुति शायद पहली बार फुल हाइब्रिड गाड़ी ला रही है। मारुति के लिए भी पहला फुल हाइब्रिड गाड़ी, और ऐसे कुछ बढ़िया फीचर्स है जैसे पैनोरामिक सनरूफ वगैरह जो मारुति के लिए फर्स्ट टाइम है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया एक स्टेप ली गई है कंपनी की तरफ से, और ये कार जो है ये सबको अपील करेगी अपने सेगमेंट में। अब वैसे ये सवाल मैंने सोचा था मैं कार्यक्रम के अंत में पूछूंगा, लेकिन ये सवाल मुझे लग रहा है मैं यहीं पूछना चाहूंगा आप दोनों ही एक्सपर्ट से। टूटू साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं कि हाइब्रिड अच्छी बात है, एक ऐसा इंजन मतलब जो जिसमें पेट्रोल भी लगता है और फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर पर शिफ्ट होता है, ये हाइब्रिड की डेफिनेशन होती है। लेकिन अब एक ऐसा वक्त में हम जा रहे हैं जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है,
तो ये बीच में हाइब्रिड का घुसना और मैं उस पर अपने पैसे लगाऊं, ये क्या स्ट्रेटेजी है मारुति की और इसे कोई एक कंज्यूमर कैसे समझे? देखिए, सबसे पहले तो आपने शायद देखा ही हुआ है कि मारुति की तरफ से अभी तक ईवी की कोई भी मूव नहीं हुई है, और वो जो उनका फोरकास्ट है भी, वो भी कहते हैं 26 के आसपास वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑप्शन देंगे। सो ऑब्वियसली उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी फ़र्क है। और ये जो हाइब्रिड है, ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्गर देन प्रोबेबली द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज ईवी जो आई हैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके ज़रूर आपको इमिशन वो ज़ीरो देती हैं, बट जो इमिशन क्रिएट करती हैं टू गेट चार्ज्ड बाय देमसेल्व्स, दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी बॉदरिंग एवरीबडीज। क्योंकि आपने जो कार्बन फुटप्रिंट का जो कह रहे थे कमी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से, वो कमी नहीं हो रही, बिकॉज आप यू आर जनरेटिंग पावर फ्रॉम कोल फायर्ड एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ बैटल, और उस बैटल के अंदर आई थिंक हाइब्रिड इज़ गोइंग टू बी अ लीडर ऑल्सो, बिसाइड्स ऑफ कोर्स द हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल। जी, तो यहाँ पर रनोजो साहब दोनों ऑप्शन ये कंपनी दे रही है। ये आपको एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन की भी पावर वो दे रही है ऑप्शन, और उसके साथ आपको एक हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन दे रही है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो कीमत है वो 9.5 लाख से शुरू होगी, लेकिन हम समझते हैं जो हाइब्रिड वाले मॉडल्स होंगे वो जरूर अपर एंड पे जाएंगे। तो कोई कंज्यूमर कैसे डिसाइड करे कि क्या उसको सिंपल पेट्रोल इंजन पे जाना चाहिए या उसको एक हाइब्रिड इंजन वाली कार लेनी चाहिए? देखिए, ये काफी हद तक ऐसे डिसाइड होता है कि मान लीजिए आपका बजट क्या है। ये तो सबसे पहला मैं बोलूंगा, क्योंकि जो फुल हाइब्रिड गाड़ी होगी, मेरा मानना है वो जाएगी करीब करीब 18 से 19 लाख 20 लाख रुपए तक जा सकती है, जो कि काफी महंगा एक प्रोस्पेक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर उसको ग्राहक नहीं मिलेगा, काफी ग्राहक मिलेगा, लेकिन जैसे आपने बोला 9 लाख, तो 9 लाख पता नहीं मेरे को, लेकिन 10-11 तक रेंज शुरू हो जाएगी। और जो आदमी इस गाड़ी के सारे फीचर्स चाहता है और एक रीजनेबल प्राइस में चाहता है, तो वो नॉर्मल गाड़ी लेगा। नॉर्मल गाड़ी की एवरेज कंपनी का दावा है कि 21 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, हाइब्रिड में 27 है, लेकिन 6 किलोमीटर के फर्क के लिए क्या आप 8-9 लाख रुपए ज्यादा देंगे? या तो आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, या आपको कोई चीजें अच्छी लगती है। वरना मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट आपकी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप इनकी स्मार्ट हाइब्रिड जो कहते हैं, जो स्टार्ट स्टॉप वाली गाड़ी है, आप यही गाड़ी लेंगे, क्योंकि ये गाड़ी आपके बजट में और सेम फीचर्स के साथ मौजूद होगी। जी, तो ये एक बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप सेलिंग पॉइंट ये इसी तरह लेकर आए कि एक हाइब्रिड कार है और प्योर हाइब्रिड कार है, 27 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। लेकिन हाँ, जैसा रणजॉय साहब कह रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर शुरुआती कीमत 10 लाख 11 लाख के बीच हो सकती है, लेकिन जो टॉप मॉडल्स जाएंगे जिसमें आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिलेंगे वो आपको करीब 7-8 लाख से ऊपर की डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो क्या वो एक बेहतरीन ऑप्शन होगा चुनने के लिए? ये थोड़ा असमंजस में डालेगा ग्राहकों को। टूटू साहब, अब जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो पूरा सेगमेंट है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अब ठीक है, मारुति की गाड़ी है, मारुति का हम सब जानते हैं कि बड़ा भरोसा है दर्शकों ग्राहकों के मन में, और दूसरा ये है कि बहुत ही बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस भी रहती है, बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अब जिस तरह से हुंडई का फुटप्रिंट है हिंदुस्तान के अंदर, या किया ने आते ही साथ जिस तरह से अपना पूरा एक पाउंस जमा लिया है इंडियन मार्केट में, और खासतौर पे अपनी सेल्टोस गाड़ी में, क्या इस गाड़ी के लिए इतनी आसान होगी रहा? मतलब अगेन मैं दर्शक और ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब वो चुनने जाएंगे तो क्यों मारुति की गाड़ी चुनेंगे? देखिए भट्ट साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मारुति का इस जो मार्केट शेयर था और 50% के लगभग घूमता रहता है, वो दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विस, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज उनकी दे हैव बीन हेयर सिंस 1983 ऑनवर्ड्स। तो उनको ये कि हेड स्टार्ट मिला है 10-12 साल का, जिसके साथ उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत बढ़िया बना लिया, जो कोई भी इस वक्त मात नहीं कर सकता। बट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स के टेक्नोलॉजी वाइज हम जो और मैन्युफैक्चरर हैं और ये मारुति है, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दे आर ऑल सिमिलर। हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर आप
रिफाइनमेंट ऑफ इंजन हैं, ट्रांसमिशन हैं, सस्पेंशन हैं, स्टीयरिंग हैं एंड सो ऑन, एयर कंडीशनिंग, वो सब की ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो देर इज़ नो चेंज। अब तो सिर्फ गाड़ी में ये रह गया कि इसमें फीचर कौन से फालतू हैं जिसके साथ कस्टमर को लुभाए और कस्टमर को अट्रैक्ट करे। आजकल जो आपके नौजवान हैं, दे आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद देयर स्मार्टफोन्स, और अपने स्मार्टफोन के साथ अपनी गाड़ी को कनेक्ट करते हैं और साथ साथ उनके जो फीचर्स हैं दे ट्राई टू यूज़ इट। ऑफ कोर्स इतने सारे फीचर्स हैं जो उसमें से मेरे ख्याल 10% ही वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, ये बात सही है। ये फीचर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टूटू साहब, मैं रणजोत साहब आपसे भी एक बार इस पर राय ले लेता हूँ। अक्सर मैं पढ़ता भी रहता हूँ और कई बार प्रैक्टिकली भी सोचता हूँ, जितने फीचर लोडेड गाड़ियां आने लग गई हैं, एक्चुअली में हम उनके कितने फीचर इस्तेमाल करते हैं एट अ टाइम, जिनके लिए हम बहुत सारे पैसे देते हैं। विवेक जी, बात ऐसा है कि आप 10% भी शायद यूज नहीं करते, लेकिन जैसे टूटू साहब ने भी कहा कि लोग आजकल मांगते हैं ये चीजें। अब देखिए, हमारे जैसे खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो सनरूफ का क्या फायदा, इतनी गर्मी होती है, नहीं तो बड़ा ठंड होता है, लेकिन हाँ, सबका डिमांड है कि पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए क्योंकि एक वो खुला एक फीलिंग देता है, और लोग उसमें डेंजरस काम भी करते हैं, जैसे उससे निकल के खड़े होते हैं, ये सब चीजें। ये कौन क्यों चाहिए, लेकिन चाहिए लोगों को। वायरलेस स्मार्ट कार प्ले चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो चाहिए, कार प्ले चाहिए, तरह तरह के गैजेट्स चाहिए, तरह तरह के डिस्प्लेस चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होती गाड़ी में तो कंज्यूमर कहता है कि ये गाड़ी बेकार है, इसमें तो कोई फीचर ही नहीं है। दूसरी तरफ देखो तो मजबूरन मैन्युफैक्चरर को भी आज के डेट में सोचना पड़ता है कि अगर फलाने कॉम्पिटिंग कार में इतने फीचर्स हैं तो हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा क्या है कि देख के कंज्यूमर आकर्षित होगा। तो ये फीचर चाहे आप यूज करो ना करो, लेकिन होना चाहिए। राइट, चाहे आप ये फीचर यूज करें ना करें, क्या थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ये आपके माइंड पे प्ले करते हैं और यंग जनरेशन को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। कितना इस्तेमाल होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और इसीलिए मारुति ने भी अपनी इस गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी है। जैसे कॉम्पिटिटर्स ने जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब इस गाड़ी में देने की कोशिश की गई है। टूटू साहब, अब अगर मैं इसी सेगमेंट की बात करूं, अच्छा देखिए, हाल ही में आई थिंक वो सारी रिपोर्ट्स आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कि जो लोअर सेगमेंट की कारें हैं या थोड़ी बजट रेंज की कारें हैं वो तो बिक नहीं रही हैं, लेकिन एसयूवी मिड लेवल से लेकर ऊपर लग्जरी कारों तक, देखिए, जो 30-40 साल पहले इट यूज टू बी अ लग्जरी, अब इस वक्त तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड आइटम। और स्टैंडर्ड आइटम के अंदर आपका ABS ब्रेक्स हैं, एयर बैग्स हैं, ये दुनिया भर की जो फीचर्स हैं वो सब आपको साथ मिलते हैं। सो दोज रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर डाउन डिक्रीजिंग। और अब जो आ गई हैं और रियलिटी हमारी जो नई जनरेशन की है कि दे वांट एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल ऑन अ स्मार्टफोन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नाउ ड्राइविंग द फोर्स। ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के माइंडसेट पर और फिर वो अपना डिसीजन लेता है। रणजीत साहब, अगर हाइब्रिड कार की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड मॉडल देखे नहीं भारतीय कंज्यूमर्स ने, कुछ कुछ आए लेकिन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुए और लोगों के बीच पॉपुलर भी नहीं हुए। क्या इस तरह के मॉडल्स को मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आता है? इतना पैसा देने का एडवांटेज आपको क्या रहेगा या क्या डिसएडवांटेज रह सकते हैं? देखिए, जो हाइब्रिड कार्स होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो तो है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन साथ साथ काम करते हैं। तो इसलिए इसमें ये होता है कि गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी रहती है और कंज्यूमर को जो ज्यादा गाड़ी चलाते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहता है। अब आपको मालूम है कि धीरे धीरे ऐसे नॉर्म्स BS6 वगैरह के हो गए हैं कि छोटी गाड़ियों में डीजल इंजन जो है वो धीरे धीरे अनवायबल होता जा रहा है और वो एवरेज का इफेक्ट आता नहीं है। तो इसलिए कंज्यूमर्स को हाइब्रिड बेटर पसंद आती है। लेकिन हाइब्रिड का जो मेन डिसएडवांटेज है वो इनिशियल परचेज प्राइस। क्यों हाइब्रिड इतना पॉपुलर नहीं हुआ? क्योंकि इनिशियल परचेज प्राइस उसका ज्यादा होता है नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले, और डिबेट वही शुरू हो जाती है कि वही 6-7 किलोमीटर पर लीटर बचाने के लिए क्या आप 8-9 लाख रुपए का फर्क जो है उसको देंगे? तो मेंटेनेंस वाइज इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आजकल गाड़ियों के बैटरी जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का, जो उनकी बैटरी में कम से कम 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। तो ये सब चीजें ठीक है, मेंटेनेंस भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक एडवांटेज जो मेन, एक समय में हमने देखा कि जो सब 4 मीटर एसयूवी थी या जैसे हम कॉम्पैक्ट एसयूवी की थी, उसका मार्केट सबसे ज्यादा गर्म था,
सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी वहाँ थी। क्या ये धीरे से शिफ्ट होके मिड सेगमेंट एसयूवीज मतलब 10-12 लाख से शुरू होकर 17-18 तक जाए, उधर शिफ्ट कर गया? अब ज़्यादा लोग, भले ही शायद उनको पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ना कि अब थोड़ा सा एस्पिरेशन जो है हमारी वो ऊंची होती जा रही हैं, एंड नाउ मारुति 800 की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर लग्जूरियस, एंड वी वांट टू शो टू द वर्ल्ड कि हम भी आ गए हैं भैया, अब हम भी अफोर्ड कर सकते हैं टू हैव सम लग्जरी। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, एस्पिरेशन तो होती ही हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ हमारे को खरीद मिल जाए, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली आपको एक डिस्पोजेबल इनकम भी साथ में होगी, जिसके साथ आप यू कैन इंडल्ज इन योर कंफर्ट्स एंड योर लग्जरीज। जी, तो रनोजो साहब, हालांकि ये तो पूरी तरह बजट का ही मामला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो भी मैं कहूँगा प्रैक्टिकल क्या चीज़ रहती कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी कारें मौजूद हैं, बेस्ट सेलिंग कारें इस समय का है, और एक जो थोड़ा मिड साइज की तरफ, लेकिन उसकी हायर रेंज ऑलमोस्ट आपको 18 लाख के ऊपर खींच देती है, क्या बेटर डिसीजन रहता है? देखिए, बेटर डिसीजन तो आज हमारे सड़कों का जो हाल है और छोटे मोटे बारिश से भी जो हाल हो, एसयूवी ही लेना आज के दिन में थोड़ी सी समझदारी वाली बात है। कार में, सेडान में फिर भी थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि हमारे रोड जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से उतनी बढ़िया नहीं है। तो एसयूवी सेगमेंट ठीक रहता है, और इस सेगमेंट में 3 कॉम्पिटिटर्स जो बहुत बड़े बैठे हुए, अब तीसरा मारुति का मार्केट पूरा गैदर कर रखा था, और अब इस चॉइस बढ़ गया है। और इसकी जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली वर्जन है, ऑटोमेटिक वर्जन, वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आएगी, और उसकी तरफ फोकस कंज्यूमर्स का काफी। इस ऑलरेडी हॉट सेगमेंट को थोड़ा और हॉट बढ़ गए हैं। पहले 2 कारों का कब्जा था यहां पर, लेकिन अब ये मारुति की कार कितनी हलचल मचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल उठाएंगे कि ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि कारें एक से एक आ रही हैं, उनकी बुकिंग भी हो रही है, लेकिन डिलीवरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मारुति क्या डिलीवर कर पाएगी टाइम पे? क्या प्लान है उसके लिए, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है मारुति की नई ग्रैंड विटारा की। क्या बन पाएगी वो मारुति के बेड़े का सितारा? कितना कंपटीशन है इस सेगमेंट में जहां वो गाड़ी उतरी है? और अब कुछ फाइनल टेक्स लेंगे अपने दोनों मेहमानों से। टुटू साहब और रनोजो साहब हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। तो रनोजो साहब, ये बताइए कि अब इस समय तो वो टाइम देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो कभी सालों पहले होता था, गाड़ियों पे ब्लैक चल रहे हैं। मतलब ये बात मैं कह रहा हूं कि लोग अपनी गाड़ी खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा मारुति के लिए कि वो अपनी गाड़ी की डिलीवरी वक्त पे कर पाए, क्योंकि उनकी खुद की गाड़ियों पे महीनों की वेटिंग है। देखिए, ऐसा है कि मारुति को भी अपने चैलेंजेस के बारे में मालूम है। अब आप देखो कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि गाड़ी लॉन्च होने के 2 महीने पहले दिखा देते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा है कि प्रोडक्शन शुरू होगा आज से मान लो 1 महीने बाद, और डिलीवरी मिलेगी 2 महीने बाद। तो पहले वो इसी को फैक्टर करके चल रहे हैं। कुछ पॉपुलर गाड़ियां ऐसी है जिनकी अब 2-2 साल की वेटिंग हो गई है कुछ वेरिएंट्स में। मतलब ये स्थिति जो है, ये उन दिनों की याद दिलाती है जब एम्बेसडर, फिएट या बजाज स्कूटर लेने के लिए 5-5 साल वेट करना पड़ रहा था। वो स्थिति आजकल दोबारा चिप शॉर्टेज के कारण से हो रही है। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स भी उतना टाइम ले रहे हैं, चाहे इनके कॉम्पिटिटर्स हो चाहे मारुति हो, सब कह रहे हैं कि गाड़ी आप अभी देख लो लेकिन मिलेगी 2-3 महीने बाद। तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हुआ है। चिप शॉर्टेज अभी भी बहुत है, और कम से कम 1 साल तक और गाड़ी के डिलीवरीज में दिक्कत रहेगी। क्विकली अब आप दोनों के हम लेते हैं फाइनल व्यूज और एक्सपर्ट। टुटू साहब, आप इस सेगमेंट में जैसे हमने बात की, सेल्टॉस है, उसके अलावा हुंडई की क्रेटा है, और अब ये है, आप किस पे दाव लगाना पसंद करेंगे? देखिए सर, नॉट ओनली दैट बट साहब, इसके अंदर तो और भी बहुत सारे हैं प्लेयर्स, जिसके अंदर टाटा मोटर्स भी आती है, उनके पास भी एक बहुत बड़ा बुके है। बट येस, जब आप मारुति की बात करेंगे तो मारुति का नेटवर्क देखेंगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट एंड इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी मारुति। बाकी
किया और Hyundai की जो गाड़ियां हैं दे आर नो लेस, और उनका भी नेटवर्क अब बहुत बढ़िया हो चुका है. सो इट ऑल नाउ डिपेंड्स ऑन व्हाट योर फैमिली प्रेफरेंसेस आर एंड व्हाट मेकर इज क्लोज टू यू. सही बात है, आजकल कार लेते हैं तो पूरी फैमिली का प्रेफरेंस उसमें देखा जाता है कि भाई कौन सी गाड़ी ली जाए, और सबकी पसंद एक राय होने पर ही गाड़ी घर आती है. रोनजन साहब, आपका क्या पिक रहेगा, क्या देखेंगे आप? देखिए, अब हम तो इंडस्ट्री वॉचर्स हैं, हम तो सारी गाड़ियां देखते हैं, ये तो सब हमारे बच्चों की तरह हमें सारे अच्छे लगते हैं. लेकिन जैसे टूटू साहब ने बोला कि मारुति का नेटवर्क जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है. लेकिन हुंडई और किया ने भी जो गाड़ियां दी है उनमें भी बहुत फीचर्स है और कंज्यूमर्स को पसंद भी है. टाटा की सफारी वगैरह जो है, सफारी और हैरियर, वो भी इस सेगमेंट में अपना पूरा एक पहचान बना रही हैं. वोक्सवैगन की भी गाड़ियां है, स्कोडा की भी गाड़ियां, चॉइसेस की कोई कमी नहीं है, चॉइसेस भरी पड़ी है. लेकिन हाँ, मारुति आपको एक सेफ्टी देती है, मारुति एक आपको एश्योरेंस देती है. तो बहुत लोगों के लिए ये गाड़ी जो है कार ऑफ चॉइस बन सकती है. राइट, क्योंकि मारुति के पास एक पुरानी लेगेसी और बहुत सारे लोग उस नाम पे ही गाड़ियां लेते हैं. लेकिन हाँ, एक आसान तरीका यह है कि भले ही डिलीवरी लेट हो रही हो, लेकिन टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ियां जरूर मौजूद रहेंगी. तो चला के देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा सारे फीचर्स भी, और कैसा लग रहा है उस गाड़ी में भी, परिवार की राय भी आ जाएगी. बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आज हमारे साथ वक्त निकाला आपने और इस नए लॉन्च पर बातचीत की. इसी बहाने इस पूरे सेगमेंट पर हमें बातचीत करने का मौका मिला, और आई होप कि हमारे दर्शकों को अपना बड़ा निर्णय लेने में आपकी इन बातचीत से जरूर मदद मिलेगी. थैंक यू, नमस्कार.